हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैरियराइजर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे BPCS 184 के चैप्टर नंबर 2 को, जिसमें हम मानव विकास के परिचय को जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम आने वाले इग्नू एग्ज़ाम्स के रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की इस लेक्चर को। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में आने वाले प्रसंग एवं समस्याओं का वर्णन किस प्रकार से करना है, और मानव विकास जीवन काल के परिप्रेक्ष्य में मानव विकास के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं, और मानव विकास की प्रक्रिया में आनुवांशिकता तथा पर्यावरणीय घटकों की भूमिका का भी क्या योगदान रहता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की प्रस्तावना के साथ। मानव प्रजाति सृष्टि का सबसे अधिक विकसित जीवन रूप है। मनुष्य की अन्वेषी व मर्म भेदनी प्रकृति ने दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में निरंतर प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विज्ञान के विविध रूपों का विकास हुआ है। दोस्तों, मानव प्रजाति सृष्टि में एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसके अंदर इमोशंस तथा इस दुनिया में निरंतर विज्ञान को रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति है, तथा इसी प्रकार दोस्तों कई विज्ञानों की खोज होती रही है। इनमें से ही एक मानव विज्ञान विकास है, यानी कि मानव का विकास किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार के विज्ञान को मानव विकास विज्ञान कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। विज्ञान की इस शाखा की स्थापना उन वैज्ञानिकों ने की थी जो अपनी अर्थात मानव प्रजाति का अध्ययन कर रहे थे, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे। उन वैज्ञानिकों ने इस विज्ञान की खोज की है। उन्होंने अपने निजी विचारों तथा अनुभवों के आधार पर उन्होंने मानव विकास के सिलसिले को समझने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए जीन पियाजे ने अपने स्वयं के 3 बच्चों के विकास क्रम का बारीकी से अध्ययन किया था और बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बताया था। मानव विकास क्रम को समझने के लिए किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को जान लेना काफ़ी नहीं है, परंतु यह जानना भी जरूरी है कि विभिन्न परिस्थितियों में जीवन संक्रमण के दौरान मनुष्य ने जीवित रहने तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार का तालमेल बैठाया जाए। इस इकाई में हम विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रमुख विषय को केंद्र में रखते हुए जीवन पर्यंत विकास के आधारभूत सिद्धांतों तथा व्यक्तिगत विविधताओं के अस्तित्व एवं विकास में वंशानुगत व बाहरी परिस्थितियों की भूमिका का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इसका पहला पॉइंट दिया गया है विकासात्मक मनोविज्ञान में समस्या एवं विषय वस्तु। दोस्तों, मानव विकास क्रम का अध्ययन करते समय मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की बुद्धिमत्ता वंशानुगतता पर आधारित होती है, यानी कि उसके जीन्स पर आधारित होती है, उसके माता पिता के जीन्स पर आधारित होती है कि बच्चे की बुद्धि किस प्रकार से विकसित होगी, या जीवन में किए गए उसके अनुभवों के आधार पर, यानी कि उसने अपने जीवन काल में किस प्रकार के एक्सपीरियंस या किस प्रकार की सिचुएशन को पेश किया है, इस प्रकार उसकी बुद्धि का विकास होता है। इसका उदाहरण यह भी है कि क्या शर्मीला बच्चा विकसित होकर एक शर्मीला युवक बनता है, या मानव विकास के बारे में विकसित सिद्धांतों तथा अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होने वाली जानकारियां मनुष्य के विकास क्रम से जुड़ी विविध समस्याओं तथा विषयों को समझने में सहयोगी हो सकती है। तो इसके लिए दिया गया है कि आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की समस्या। दोस्तों, मनुष्य के चरित्र का वंशानुगत का प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसके पेरेंट्स का उसके जीन्स पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की भौतिक विशेषताएं, मानसिक क्षमताएं, व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार के तरीके आदि मिलकर मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं, यानी कि उसकी खुद की सोचने की क्षमताएं, या उसका खुद की पर्सनैलिटी, या उसकी समाज के साथ किस तरीके का व्यवहार है, आम बोल चाल है, या उसके संबंध किस तरीके से है, ये सब मिलकर मनुष्य के चरित्र या उसके कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। बाहरी परिस्थितियों या पर्यावरण के समस्त घटक, जिनमें भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण भी शामिल है, यानी कि उसका भौतिक और उसका कल्चरल एटमॉस्फेयर है, जो उसके आसपास घटित होने वाली घटनाएं, ये सभी उसके चरित्र या व्यक्तित्व का निर्माण करती है, व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालते हैं। किसी व्यक्ति के पालन पोषण पर इन सब का
सेंट्रल इफेक्ट पड़ता है, यानी कि केंद्रीय प्रभाव पड़ता है। अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के विवाद पर दशकों तक चल रही बहस के बाद मानव विकास के अध्येता सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य के विकास के लिए हेरिडिटी यानी वंशानुगतता तथा पर्यावरणीय घटक दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, यानी कि उसकी जीन्स, माता पिता के उसके अंदर जो जीन्स है वो, और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर या उसका वातावरण, जिस परिवेश में वो बच्चा पल रहा है, युवक या मनुष्य है, ये सभी उसके ऊपर जो प्रभाव डालते हैं, इसी से उसका विकास प्रभावित होता है, क्योंकि इनके बीच ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। दोस्तों, अनुभाग 2.3 में आप इस विषय से विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा सतत असतत विकास। जीवन में विकास की घटनाएं एक के बाद एक कैसे घटित होती चलती हैं, उनका अध्ययन करें तो सततता और असततता का क्रम विविध जीवन अवस्थाओं में निरंतरता या अलग अलग चरणों में हमें देखने को मिल जाता है। सतत विकास क्रम के समर्थक दावा करते हैं, यानी कि संपूर्ण रूप से व्यक्ति का विकास को ही हम सतत विकास या उसका मेंटली, फिजिकली, एटमॉस्फेरियली या उसकी खुद की आंतरिक सोचों का जो विकास है उसके लिए ही हम इसे सतत विकास कहते हैं। इसमें हम जीवन की विकास प्रक्रिया कार्मिक है तथा जुड़कर चलने वाली है। इसमें हम देखते हैं कि जीवन की विकास प्रक्रिया है वो एक के बाद एक घटित होती है तथा पिछली घटना से अगली घटना जुड़ी हुई होती है। विकास से जुड़ी हर घटना उससे पहले वाली घटना के साथ जुड़ते हुए विकास के क्रम को इस तरह से आगे बढ़ाती है कि आरंभिक जीवन अवस्था में घटित घटनाओं के आधार पर आगे चलकर होने वाले विकास क्रम के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि उसके जीवन में घटित हुई किसी पिछली घटना से हम उसके जीवन में घटित होने वाली किसी अगली घटना का अनुमान लगा सकते हैं। ये परिवर्तन मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं, जो मनुष्य की शैली की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मनुष्य की शैली या उसका व्यवहार किस तरीके का है, कि वह क्या कदम उठाएगा, यह सब इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सतत विकास का एक उदाहरण यह भी है कि मनुष्य का शरीर बढ़ना, जैसे कि फिजिकली रूप से हम देखते हैं कि मनुष्य का बचपन से लेकर युवावस्था तक उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उसकी लंबाई का बढ़ना, मनुष्य में बड़े होने पर पारिवारिक संबंधों का स्वरूप या दूसरों के साथ संबंधों का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि बचपन में उसके माता पिता के साथ संबंध किस प्रकार के रहे हैं, यानी कि उसके आने वाले भविष्य में उसके संबंधों का स्वरूप इस बात पर निर्भर है कि उसके अपने पेरेंट्स के साथ किस प्रकार के बचपन में या युवावस्था में संबंध रहे हैं, तनावपूर्ण या घनिष्ठ या प्रेम पूर्वक संबंध रहे हैं। ये उसके आने वाले भविष्य के व्यवहार को निर्मित करते हैं। जो विचारक असततता यानी कि पूर्ण रूप से संपूर्ण विकास के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते, वे असततता को मानते हैं। वे मानते हैं कि विकास कुछ खास परिवर्तनों के माध्यम से होता है जो स्पष्ट परंतु अप्रत्याशित ढंग से होते हैं। यह परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, यानी कि मात्रात्मक की जगह ये गुणात्मक होते हैं, यानी कि ये मेजरमेंट नहीं कर सकते हम इनकी, ये सिर्फ भावनात्मक या गुणात्मक होते हैं तथा प्रत्येक अवस्था में अलग अलग होते हैं, यानी कि बचपन में अलग, युवा अवस्था में अलग और फिर प्रौढ़ अवस्था में अलग, यानी कि बुढ़ापे में अलग। असतत विकास की अवधारणा में विश्वास रखने वाले अवस्था आधारित सिद्धांतों द्वारा साबित करते हैं कि विकास सीढ़ियों पर चढ़ाई करने जैसे क्रम में होता है। जैसे एक सीढ़ी पर चढ़ने के बाद विकास की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा जाता है, यानी कि हम अपनी बाल्यावस्था में किसी खास प्रकार के विकास को फेस करते हैं, फिर हम अपनी युवा अवस्था के अंदर यानी टीन एज के अंदर अलग अलग व्यवहार या विकास को महसूस करते हैं। फिर हम जब एक वयस्क के रूप में तैयार होते हैं तो हमें मेंटली और फिजिकली रूप से अलग व्यवहार को फेस करते हैं, तो और प्रौढ़ अवस्था के अंदर हम किसी अलग व्यवहार को फेस करते हैं। दोस्तों, ये सभी एक क्रमिक ढंग में होते हैं, जैसे कि सीढ़ियों की चढ़ाई की जाती है एक के बाद एक। इसके अनुसार व्यक्ति में विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं से गुजरते हुए जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन एकाएक होते हैं, लगातार नहीं, यानी कि एक के बाद एक होते हैं। मनोवैज्ञानिक एक बात सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं कि सतत विकास और असतत दोनों में से कोई भी एक पद्धति विकास क्रम की समग्र व्याख्या नहीं करती, यानी कि इन दोनों की कोई भी एक पद्धति पूरी तरह से इसकी मनोवैज्ञानिक विकास की या मनुष्य के विकासात्मक विकास की सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं करते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि कुछ विकास प्रक्रियाओं को सतत विकास सिद्धांत द्वारा और कुछ को असतत विकास सिद्धांत द्वारा बेहतर ढंग से समझा जाता है, यानी कि
कुछ को समझने के लिए हमें सतत विकास की सिद्धांत की आवश्यकता है और कुछ विकासों को समझने के लिए हमें असतत विकास सिद्धांत की आवश्यकता है। दोस्तों इससे अगला पॉइंट दिया गया है स्थिरता परिवर्तन, यानी कि जिस अनुपात में बचपन के लक्षण स्थिर रहते हैं और बड़े होने के साथ परिवर्तित होते हैं, यानी कि बचपन में आपके किसी खास प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं या बड़े होने पर हम उन लक्षणों को छोड़कर किसी अगले स्टेप पर बढ़ जाते हैं। यानी कि बचपन में बच्चे किसी चीज़ को लेकर जिद करते हैं या हठी हो जाते हैं, लेकिन उम्र के या समय के बीतने के साथ साथ उनके व्यवहार में चेंज आना शुरू हो जाता है तथा यह स्थिरता परिवर्तन चिंता का विषय है, जो विशेषज्ञ विकास में स्थिरता पर जोर देते हैं। यानी कि स्थिर होना, किसी भी परिवर्तन का एक जैसा ना रहना, यानी कि स्थिरता का टूट जाना, उसके अंदर परिवर्तन हो जाना, ये स्थिरता परिवर्तन कहलाता है। वे अनुवांशिकतावादी दृष्टिकोण के होते हैं और जीन आधारित अनुवांशिकता को शील गुण या विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार मानते हैं। यानी कि माता पिता के द्वारा दिए गए जीन ही इस प्रकार के विकासात्मक के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अनुभवी विचारक भी विकास के स्थिरता या नियमितता के नियम का समर्थन करते हैं, जबकि बचपन के अनुभवों के आधार पर मनोवैज्ञानिक विशेषताएं मनुष्य में आती हैं वे नहीं बदली जा सकती। यानी कि जबकि बचपन के बच्चों के जो अनुभव हो जाते हैं उनके आधार पर जो उसके अंदर मनोवैज्ञानिक गुण आ जाते हैं वे उसकी वयस्क अवस्था में भी नहीं बदल पाते। जैसा कि देखने को मिलता है कि कई बच्चे बचपन में किसी चीज़ का उनके अंदर खौफ या डर बैठ जाता है, युवा अवस्था या उसके वयस्क हो जाने के बाद भी या अंत तक भी उसी प्रकार का डर वे हर सिचुएशन में फेस करते रहते हैं या अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव में फेस करते रहते हैं। यानी कि उनके मन के अंदर से या उनके दिमाग के अंदर से इस प्रकार की चीज़ें नहीं निकल पाती हैं, ये बदली नहीं जा सकती। इस प्रकार अनुवांशिकता दृष्टिकोण कहती है कि एक शर्मीला बच्चा वयस्क हो जाने पर भी शर्मीला ही रहेगा, परिस्थितियों के अनुसार उसमें सामाजिकता आ सकती है। यानी कि परिस्थितियों या किसी घटना के कारण हम उसमें चेंज ला सकते हैं या सामाजिकता आ सकती है। दूसरी ओर अनुभववादियों के विचार से आरंभ के वर्षों में बच्चों के अंदर समाज से बचकर रहने की जो प्रवृत्ति आती है वह बचपन में उदासीन व तनावपूर्ण अनुभवों के कारण बड़े होने के साथ साथ बदलने लगती है और सामाजिक संपर्क अच्छा लगने लगता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जो कोई भी आपके आसपास या आपने कभी देखा हो कि कोई भी छोटा बच्चा होता है वो किसी भी अनजान व्यक्ति या समाज के किसी अन्य व्यक्ति के सामने एकदम से आने में शर्माता है या शर्म फील करता है और उसे एक अटपटा सा या फील होता है। वो हम देख सकते हैं कि बच्चों में खासकर हमें देखने को मिलता है कि उन्हें किसी के भी सामने अचानक आने में शर्म फील होती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि वे उनके सामने आने में शर्म या झिझक महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर तनाव या उदासीन भाव होते हैं। बड़े होने के साथ साथ यह स्थितियाँ बदलने लगती है और सामाजिक संपर्क उन्हें अच्छा लगने लग जाता है। यदि कि समकालीन सिद्धांतवादी इस बात पर जोर देते हैं कि केवल आरंभिक जीवन के अनुभवों का ही नहीं अपितु बाद के जीवन के अनुभवों का भी मनुष्य के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि कुछ समकालीन सिद्धांतवादियों का यह भी कहना है कि बचपन के ही नहीं बल्कि उसके युवा अवस्था या बाल्यावस्था या प्रौढ़ अवस्था के घटना या उसके जीवन के अनुभवों का भी उसके पूरे संपूर्ण जीवन काल में ही प्रभाव पड़ता रहता है। हालांकि विकास क्रम में परिवर्तन किस सीमा तक हो सकता है यह अभी तक अस्पष्ट है। दोस्तों इसके बाद पॉइंट दिया गया है जीवन पर्यंत विकास। यानी कि दोस्तों हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर पूरी हमारी एज तक ही विकास होता रहता है कि इसके अलग अलग पड़ावों में हमें अलग अलग रूप से विकास को फेस करना होता है। बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था या हमारी युवा अवस्था या किसी भी प्रकार की अवस्था है उसके अंदर हमें अलग अलग प्रकार के विकासों का सामना करना पड़ता है। यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानव विकास का अध्ययन करते समय अनुसंधानकर्ताओं के केंद्र में मनुष्य की शिशु अवस्था, बाल्यावस्था तथा वयस्क काल रहा था। ऐसा माना जाता है कि शिशु अवस्था में तथा बचपन में मनुष्य का विकास तीव्र गति से होता है और वयस्क अवस्था में पहुँचने पर वह शीर्ष पर पहुँच जाता है।
वयस्क अवस्था समाप्त होने के साथ ही मनुष्य का विकास रुक जाता है। वयस्क अवस्था को विकास के मामले में स्थिर अवस्था माना जाता था और ऐसी धारणा थी कि वयस्क अवस्था के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद विकास क्रम में गिरावट आने लगती है। परंतु औषधि तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति हो जाने से अब यह स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य की औसत अवस्था 60 से 80 वर्ष तक होती गई है। इसके अतिरिक्त एक और बात भी आई है कि बड़ी आयु के वयस्कों की संख्या न केवल बढ़ती जा रही है परंतु बड़ी संख्या में इस उम्र के लोग स्वस्थ उपयोगी जीवन जी रहे हैं। इन अवलोकनों ने अनुसंधानकर्ताओं को इस बात के लिए विवश किया कि वे मानव विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करते समय प्रौढ़ अवस्था पर सबसे अधिक ध्यान दें। 1950 और 1960 के दशक के बीच मानव विकास पर होने वाली अनुसंधानों दिशा में परिवर्तन आया और ये वे मानने लगे कि मनुष्य का विकास प्रौढ़ अवस्था के दौरान और उसके बाद भी होता है। इसके विकास की धारणा में परिवर्तन आया और लोग मानने लगे कि विकास पूरे जीवन भर ही होता है, यानी कि जीवन पर्यंत होता है। इससे पहले ये माना जाता था कि उसका विकास सिर्फ वयस्क अवस्था तक होता है, लेकिन कई अनुसंधानों और खोजों के बाद यह फील किया गया है कि उसका विकास 60 साल की उम्र के पश्चात भी मनुष्य का विकास होता है और उसकी बौद्धिक और सोचने की क्षमता या उसके फिजिकल चेंज होते रहते हैं। ये पूरा प्रोसेस पूरे जीवन काल भर चलता रहता है। जीवन काल विकास मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक लक्षणों में जीवन पर्यंत आने वाले ठहरावों और बदलावों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने पर जोर देता है। ऐसा करते समय मनुष्य के अंदर होने वाले बदलावों तथा मनुष्य के बीच की तुलनात्मक विकास मूलक बदलावों को केंद्र में रखा जाता है। पॉल बी बेलेट्स जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक ने आयु बढ़ने की प्रक्रिया तथा जीवन पर्याप्त परिप्रेक्ष्य के सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिनका विवरण इस प्रकार है। उन्होंने कहा है कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। गर्भ धारण करने से लेकर मनुष्य के जीवन के अंत तक विकास चलता रहता है। वे जोर देते हैं कि मानव जीवन में विकास किसी एक खास अवधि में नहीं होता। जीवन काल के दौरान हर अवधि में विकास में योगदान हर अवधि में विकास प्रक्रिया में योगदान अपनी तरह से होता है तथा जीवन में अवसर और चुनौतियां भी लाती है। किसी खास अवधि में होने वाली विकास प्रक्रिया को समझने के लिए पहली अवधि में होने वाले विकास को समझना जरूरी है। यानी कि टीन एज में होने वाले विकास को समझने के लिए हमें बचपन की अवस्था को समझना होगा कि बचपन में व्यक्ति की मानसिकता तथा शारीरिक अवस्था कैसी थी, और क्योंकि उसी के आधार पर अगली आयु में अवधि में होने वाले विकास को समझा जा सकता है। विकास बहुआयामी होता है, वह एक प्रकार का नहीं होता। हर आयु अवधि में प्राय 3 प्रमुख आयामों में विकास की प्रक्रिया घटित होती है। पहली तो जैविक रूप में, यानी कि बायोकेमिकली या बायोलॉजिकली, और संज्ञानात्मक यानी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति या उसकी, तथा सामाजिक भावनात्मक। ये अलग अलग आयाम नहीं है। हर आयु अवधि में विकासों के तीनों आयाम एक दूसरे को आच्छादित भी करते हैं, यानी कि इन्हें परिवर्तित भी करते हैं और परस्पर प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के लिए प्रौढ़ अवस्था के मध्य काल में अनेक प्रकार के जैविक परिवर्तन होते हैं, जैसे बालों का सफ़ेद हो जाना या पतला हो जाना, स्त्रियों में रजोवृत्ति यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का समाप्त हो जाना तथा वजन बढ़ जाना। इसी तरह संज्ञानात्मक परिवर्तनों में स्थानिक तर्क, मौखिक योग्यता तथा अमूर्त बुद्धिता में वृद्धि हो जाना है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु या बढ़ जाती है तो उसकी बोलने की क्षमता या योग्यता बढ़ जाती है कि उसे अपने शब्दों तथा विचारों को प्रकट करने में अपनी उसकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि हो जाती है। तथा प्रौढ़ अवस्था के मध्यकाल में ही सामाजिक तथा भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे व्यक्तित्व में स्थिरता आने की प्रवृत्ति उत्पन्न होना, संबंधों में प्रगाढ़ता आना। यानी यह जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य में बहुआयामी विकास को दर्शाता है। इसका अगला पॉइंट दिया गया है कि विकास बहुदिशात्मक है। किसी एक क्षेत्र में विशेष में होने वाला विकासात्मक परिवर्तन अनुरेखीय पद्धति का पालन नहीं करता, बल्कि यह क्षमता में बढ़ोतरी या गिरावट दिखाता है। यानी कि किसी एक क्षेत्र में होने वाला विकास परिवर्तन को नहीं दर्शाता, बल्कि यह उसकी क्षमता या उसकी गिरावट में बढ़ोतरी को दिखाता है, या क्षमता में बढ़ोतरी दिखाता है, उसकी गिरावट दिखाता है। बाल्टिज ने सिलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विद कंपेंसेशन की संज्ञा दी है, अर्थात क्षतिपूर्ण संहिता चुनिंदा अनुकूलन, जिसमें खास कार्यों को अन्य चीज़ों की क्षमता कम करने के लिए वरीयता दी जाती है। यानी कि खास कार्यों के लिए हम किसी अन्य चीज़ों की क्षमता को कम कर देते हैं, किसी खास काम के लिए
हम पीछे कर देते हैं या उसकी क्षमता को कम कर देते हैं। व्यक्ति जिन कामों में लगे होते हैं वे उनमें कमी ले आते हैं और कुछ खास कामों को अंजाम देने लगते हैं जिनमें वे बची हुई कम से कम ऊर्जा खर्च करने के लिए अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्राप्ति हानि की अवधारणा की व्याख्या प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त बौद्धिक क्षमताओं की सहायता से की जा सकती है। बौद्धिकता को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक है तरल बौद्धिकता और दूसरी है ठोस बौद्धिकता। तरल बौद्धिकता से आश्चर्य बौद्धिकता के उस रूप से है जिसमें नई जिम्मेदारियों को अमूर्त रूप से शीघ्रता के साथ सीखा जा सकता है, और ठोस बौद्धिकता से आश्चर्य संकलित ज्ञान से जो जीवन के अनुभवों के माध्यम से की जाती है। प्रौढ़ अवस्था के वर्षों में जब बढ़ती आयु के साथ ठोस बौद्धिकता में वृद्धि होती है तो द्रव बौद्धिकता घटने लगती है, यानी कि प्रौढ़ अवस्था के अंदर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के साथ ही कार्य करता है या उसने जो अनुभव हासिल किया उसके आधार पर ही फैसले लेता है। इसके बाद विकास लचीला है। जीवन पर्याप्त विकास की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि सभी वयोवृद्धियों में होने वाला विकास अपनी जगह स्थिरता के साथ घटित होता रहता है। उम्र के साथ ही विकास भी ढलने लगता है। विकास की प्रक्रिया में निहित स्थिरता व्यक्तित्व की विभिन्नताओं की साक्षी है। कुछ लोग जीवन में प्राप्त हुए व्यापक अनुभवों के कारण बदली हुई परिस्थितियों के साथ आसानी से अनुकूल कर लेते हैं। और दोस्तों इससे अगला पॉइंट दिया गया है कि विकास बहुविषयी होता है। विकास का कोई एक आयाम व्यक्ति के किसी विकास से जुड़े सभी पहलुओं को समग्रता के साथ नहीं दर्शा सकता। जीवन पर्याप्त विकास की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए विकास के सभी पहलुओं को एक साथ रखकर समझना जरूरी है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा औषधि विज्ञान आदि से जुड़े विद्वान मानव विकास से जुड़ी उन अवधारणाओं की व्याख्या करने में अपना योगदान दे सकते हैं जो जीवन पर्याप्त होने वाले विकास प्रक्रिया के बारे में समग्र जानकारी प्रदान करते हैं। विकास प्रासंगिक होता है। जीवन पर्याप्त चलने वाली विकास प्रक्रिया की अवधारणा यह बताती है कि विकास विभिन्न संदर्भों में जुड़ा रहता है। व्यक्तियों की तरह संदर्भ भी बदल जाते हैं। संदर्भों द्वारा दो प्रकार के प्रभाव जोड़े जाते हैं। एक प्रकार के प्रभाव मानक, दूसरे प्रकार के प्रभाव गैर मानक होते हैं। दोनों प्रकार के प्रभाव एक साथ काम करते हैं। ये विशिष्ट ढंग से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर परिवर्तन के पथ पर तैयार करते हैं। अनेक प्रकार के होते हैं मानक प्रभाव और गैर मानक प्रभाव। आप देख सकते हैं ये वे घटनाएं हैं जो हर व्यक्ति के अपने प्रकार की होती है, यानी कि मर्यादित प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, आयु आधारित तथा इतिहासातीत आधारित। आयु आधारित प्रभाव जैविक उम्र के अनुसार घटित होते हैं, यानी कि आयु के बढ़ने के साथ मनुष्य का शरीर ढल जाता है या उसके शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, जैसे रजोवृत्ति, तरुणायुदय, विद्यालय में प्रवेश, अवकाश ग्रहण करना आदि। इतिहास या अतीत आधारित प्रभाव किस अवधि में विशेष से जुड़े होते हैं, ये जो व्यापक संदर्भ में प्रदर्शित करते हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, वर्तमान काल में फैली विश्वव्यापी कोरोना महामारी, जैसे कि इतिहास से संबंधित जो भी परिवर्तन हुए हैं जिसके हिसाब से मनुष्य अपने आप को ढाल लेता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे गैर मानक प्रभाव। गैर मानक प्रभाव वे घटनाएं हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन में विशेष होती है तथा जिनकी किसी विशेष विकास अवधि से संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए विदेश में नौकरी या उच्च शिक्षा प्राप्त करना, बच्चे की मृत्यु अथवा तलाक आदि। तो दोस्तों आज हमने इसके दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम किसी अन्य टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।